morning kids. Welcome to begins the fifth lesson of SP deposits. इससे पहले हमने देखा कि डिपॉजिट्स के टाइप क्या क्या है, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड ऑल. चलिए आज हम लोग देखते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट. कि एक कंपनी जब ये पैसा एक्सेप्ट कर रही होती है, डिपॉजिट आई एम सॉरी, किसी भी जनरल पब्लिक से, उसके ऊपर कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती है, कुछ उसके रूल्स और रेगुलेशंस है. आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं. चलिए सबसे पहले आ जाता है हमारा अमाउंट ऑफ डिपॉजिट. अमाउंट ऑफ चलिए सबसे पहला हो जाता है कि अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कि किस प्रकार से डिपॉजिट्स पब्लिक आई एम सॉरी कंपनीज लेती है या किस प्रकार से डिपॉजिट्स होते हैं. चलिए अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स के अंदर तीन टाइप की कंपनीज होती हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. पहली हो जाती है मेरी प्राइवेट कंपनी, दूसरी होती है पब्लिक, और ये होती है एलिजिबल पब्लिक कंपनी. चलिए देखते हैं कि एग्जैक्टली प्राइवेट क्या होती है, पब्लिक क्या होती है और एलिजिबल पब्लिक क्या होती है. स्टार्ट करते हैं. प्राइवेट कंपनी ऐसी होती है, ओके, यूजुअली प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी which can accept overall 100% deposit from public if they want. okay, प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि whenever company wants to raise capital and all, at that time they are having an option in front of them that they can collect या they can accept deposit from general public. Now some companies are collecting total 100% of that amount which they want to raise in market. Total 100% they'll collect from general public. These type of companies called or known as private company. अगर एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल बच्चों 100 लाख रुपये या वी कैन से 1 करोड़ ले लेते हैं. चलिए अगर कंपनी 1 करोड़ रुपए का कैपिटल रेज करना चाहती है और वो कंपनी पूरा क्या पूरा 1 करोड़ रुपीस जनरल पब्लिक से ले रही है या एक्सेप्ट कर रही है, इस टाइप की कंपनीज को हम बोलेंगे प्राइवेट कंपनी. कि पूरा 100% फंड वो कंपनीज की तरफ से ले लेती है. बात करते हैं पब्लिक कंपनीज की. नाउ पब्लिक कंपनीज के अंदर आ जाता है, दीज कंपनीज कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स if the amount of such deposits together with the previous deposits exceeds 25% the aggregate of paid up share capital and free reserves of the company. अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की, तो ये लोग 25% से ज्यादा वी कैन से इनके शेयर्स इशू नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंपनी का नाम ही होता है पब्लिक कंपनी और इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है. आइए थर्ड देखते हैं, एलिजिबल पब्लिक कंपनी. एलिजिबल पब्लिक कंपनी में क्या हो जाता है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी होती है दो प्रकार की, एक होती है फ्रॉम मेंबर्स और एक होती है फ्रॉम पब्लिक. चलिए एलिजिबल देख लेते हैं. एक होती है मेंबर्स की और एक हो जाती है जनरल पब्लिक की. देखते हैं. कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स together with previous deposits exceeds 10% of aggregate paid up share capital and free reserves. एलिजिबल पब्लिक कंपनी क्या होती है, उस कंपनी में जितने भी मेंबर्स है उन मेंबर्स का पूरा क्या पूरा 100% पैसा नहीं ले सकती है. कंबाइंड करके रिजर्व्स और उनका फंड, कंपनी के जो मेंबर्स है उनका पूरा पैसा नहीं ले सकती है. दूसरी होती है पब्लिक. इसमें क्या होता है, कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स इफ द अमाउंट ऑफ सच डिपॉजिट्स टुगेदर with the previous deposits exceeds 25% of the aggregate paid up share capital and free reserves. यहाँ पे 25% से एक्सीड नहीं ले सकते हैं, किससे, जनरल पब्लिक और उनकी फ्री रिजर्व्स मिलके. और एक और हमारी हो जाती है फोर्थ वन, जिसे हम लोग नाम देंगे डी. वो हो जाती है गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम अ कंपनी फ्रॉम अ पब्लिक नॉट एक्सीडिंग 35% of the paid up share capital and free reserves of the company. चलिए देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी. अगली होती है मेरी गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी इसमें क्या होता है कि जब भी वो कैपिटल रेज करने की बात आती है, गवर्नमेंट के पास खुद ही इतना पैसा होता है, इसीलिए वो जनरल पब्लिक से 35% तक ही कैपिटल रेज करके मांग सकती है. तो ये सब तो थे मेरे कुछ टाइप्स या वी कैन से अमाउंट ऑफ डिपॉजिट,
कि कौन सी कंपनी किस प्रकार से डिपॉजिट्स ले सकती है। चलिए दूसरा पॉइंट चेकआउट करते हैं इसका, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस का दूसरा पॉइंट वो हो जाता है पीरियड या टेन्योर। पीरियड या टेन्योर, अब बात करते हैं पीरियड और टेन्योर ऑफ डिपॉजिट्स की। तो वॉट एवर अमाउंट इज बिन कलेक्टेड फ्रॉम जनरल पब्लिक या फ्रॉम शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स और इन्वेस्टर्स, द मिनिमम पीरियड इज 6 months and the maximum period is 36 months. Means whatever amount we are collecting, या we can say the company is collecting from general public, वो या तो आप कम से कम 6 महीने के लिए ले सकते हो या कम से कम ज्यादा से ज्यादा 36 मंथ्स के लिए। अब ये कंपनी का लुकआउट है, ये कंपनी की और उन इन्वेस्टर्स के बीच की बात है। ये तो ड्यूरेशन दे रखा है कम से कम 6, ज्यादा से ज्यादा 36 मंथ्स। पर अगर कंपनी चाहे तो विद इन 4 मंथ्स भी वो उनके पैसे रिटर्न दे सकती है, और कंपनी चाहे तो यहाँ पे 36 मंथ्स दिए है मैंने। 36 मंथ्स मतलब कि 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, ये हो जाते हैं अप्रॉक्स आपके 3 इयर्स। तो यहाँ पे अगर कंपनी चाहे उनके पैसे 5 इयर्स तक भी रिटर्न ना दे, ये कंपनी का और कंपनी के वी कैन से बीच के लोगों का लुकआउट है। बट यूजुअली रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से तो ये होता है। चलिए अगला देखते हैं इसका रूल्स और रेगुलेशन या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि है नो डिमांड डिपॉजिट। नो डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है कि जब भी डिपॉजिटर या वी कैन से जब भी डिमांड की जाएगी डिपॉजिट मिल जाएगा या डिपॉजिट्स आ जाते हैं, तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से जब भी कोई भी बंदा अगर पैसे मांगना चाहे तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि प्रायर आप नोटिस दो 2 महीने का, 1 महीने का, सो दैट कंपनी वो पैसा अरेंज करके आपको देगी। आपने इमीडिएट डिमांड की और आपको आपका डिपॉजिट मिल जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी आप ही के पैसों पे चल रही है। चलिए फोर्थ वाला रूल देख लेते हैं इसका, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। चलिए सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड डिपॉजिट के अंदर क्या होता है, ऐसा डिपॉजिट जो सेफ होता है, द डिपॉजिट विच इज सेफ एंड सिक्योर इन कंपनी, दिस इज कॉल्ड सिक्योर्ड डिपॉजिट, एंड द डिपॉजिट फॉर विच we can say a security is not given by the company, this is unsecured deposit. Now a company can accept secured or unsecured deposit which should be clearly mentioned in the circular of advertisement inviting deposits. If a company offers secured deposits, it has to create a charge on tangible assets within 30 days of acceptance of deposits. Secured और unsecured deposits क्या होते हैं? Secured deposits ये होते हैं कि आपका कंपनी की टैंजिबल एसेट्स, आपका मतलब जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी की टैंजिबल एसेट्स। टैंजिबल एसेट्स क्या होती है, जो हम देख सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स एंड ऑल, प्लांट एवरीथिंग। ठीक है, अब अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स के अंदर ये होता है कि उस पर्टिकुलर डिपॉजिटर का कंपनी के एसेट्स के ऊपर कोई भी राइट नहीं होता है। यहाँ पे होते हैं सिक्योर्ड, यहाँ पे होते हैं अनसिक्योर्ड। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, वी कैन से फिफ्थ वाला हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, एप्लीकेशन फॉर्म क्या होता है, ऑन एप्लीकेशन फॉर्म इट इज नेसेसरी, वी कैन से इट इज नेसेसरी कि एप्लीकेंट का उसके ऊपर हम लोग डिक्लेरेशन ले ले कि वो अपनी मर्जी से पैसा डिपॉजिट कर रहा है। कल को अगर बंदा बोलता है कि फोर्सफुली मुझसे पैसे लिए गए और, तो इन एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपॉजिटर इज वेरी वेरी नेसेसरी, कि कल को वो चीजों को डिनाई ना करे। चलिए नेक्स्ट वाला चेकआउट करते हैं, जॉइंट नेम्स। जॉइंट नेम्स की अगर मैं बात करूं, एक बंदा अगर कंपनी में पैसा डिपॉजिट कर रहा है, वो उसके साथ में
कोई भी 2 और लोगों को ऐड कर सकता है। मीन एट अ टाइम अगर हम लोग जॉइंट नेम्स की बात करते हैं तो 3 लोग एट अ टाइम पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकते। कम इट्स ओके, बट 3 से ज्यादा मेंबर्स ज्वाइंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम लोग, नॉमिनेशन। नॉमिनेशन या नॉमिनीज क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिस किसी बंदे ने कंपनी में पैसा डिपॉजिट किया है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, इफ द पर्सन इज नॉट वी कैन से देयर, या इफ द पर्सन इज उसको एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, या कोई और अलग सा इशू हो जाता है, उस टाइम पे बंदा या बंदी क्या करती है, एक नॉमिनी का नाम डलवाती है, और आफ्टर डेथ ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन वो पैसा डायरेक्टली इस नॉमिनी को मिल जाते हैं। Now the eighth one is circular, yeah, we can say circular of advertisement. Now we can say the terms and conditions of acceptance of deposit is before circulating, yeah, before putting a advertisement in newspaper, we can say the particular company has to very clearly mention that what is the turnover of particular company, exactly what amount of share capital the company wants to raise, and blah blah things. All should be very clearly, we can say, mentioned in particular circular, या we can say the advertisement. अगर हम लोग अगली टर्म्स और कंडीशंस की बात करते हैं, वहां पे हो जाता है हमारा सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट, जो भी आप कंपनी का कैपिटल रेज करने के लिए निकाल रहे हो, इशू कर रहे हो मार्केट में, उस एडवर्टाइजमेंट में सारी इंफॉर्मेशन परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन, उसका ईयरली टर्नओवर कितना है, मार्केट में वैल्यू कितनी है, गुडविल कितनी है, एंड एवरीथिंग, हर एक चीज इसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, अगला मैं बात करती हूँ 9th वाले टर्म्स एंड कंडीशन की, अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टी। ओके, the 9th one is appointment of deposit trustee. Now exactly what is deposit trustee, guys? Now deposit trustee is a person if company is unable, yeah, we can say the company fails to pay the deposited amount of persons. So in that case, deposit trustee, it's a group of people, those who are taking care of that deposits. अगर मैं बात करती हूँ अपॉइंटमेंट ऑफ डिपॉजिट ट्रस्टीज की, एक अपॉइंटमेंट आई एम सॉरी एक ट्रस्टीज के ग्रुप को अपॉइंट कर लिया जाता है कंपनी में। अब ये ग्रुप ऑफ ट्रस्टीज क्या होते हैं? इन शॉर्ट, ये आपके डिपॉजिट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, सिक्योर कर रहे होते हैं, या अगर कंपनी के पास में पैसा नहीं बचता है, एंड में कंपनी के पास अगर पैसा नहीं बचता है, या कंपनी आपके डेब्ट्स क्लियर नहीं कर पाती है, उस टाइम पे कंपनी के बिहाफ में ये लोग कंपनी के पैसे जो कि पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, ये लोग उस पैसे को रीपे करने की जिम्मेदारी रखते हैं। आइए नेक्स्ट वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं इसका। द नेक्स्ट इज क्रिएट चार्ज ऑन एसेट। क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स। आइए देखते हैं कि क्रिएट चार्ज ऑन एसेट्स क्या हो जाता है। A company accepting secured deposits from public within 30 days of acceptance has to create a charge on its tangible assets for an amount not less than the amount deposited of accepted. The minimum amount of security should be equal to the amount not covered by the deposit insurance. The security is created in favor of the deposit trustees. Now, create a charge on assets. As I told you that assets is divided into two broad categories. The first one is tangible and the another one is intangible. ठीक है, as I told you that assets are divided into two broad categories, tangible and intangible. अब यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है, बट ऑफ कोर्स वो चाहेंगे कि पैसे के लिए कोई सिक्योरिटी मिल जाए। तो जब आपको एसेट्स के ऊपर चार्ज मतलब राइट, कि लेट इट बी कि कंपनी अगर इफ द कंपनी इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, इवन दो दे आर हैविंग अ राइट या दे आर हैविंग अ चार्ज on tangible assets. Tangible assets mean fixed assets such as land and building, plant and machinery, furniture and fixtures and so on, जिन्हें हम लोग देख सकते हैं। उन एसेट्स के ऊपर डिपॉजिटर्स का हक होता है, राइट होता है कि अगर कंपनी डूब भी रही है तो आप इन एसेट्स को सेल करके या इन एसेट्स को बेच के पैसा ले सकते हो। ये हो जाता है क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स। आइए नेक्स्ट वाला देखते हैं अब हम लोग 11th वन।
डिपॉजिट इंश्योरेंस। चलिए 11th वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं। अ कंपनी नीड्स टू टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर इशू ऑफ सर्क्यूलर एडवर्टाइजमेंट इफ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट ऑन एट अप टू 20,000 insurance is to be taken. Yes guys, if we'll talk about, we can say deposit insurance. इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस एक ऐसी चीज होती है जो आपके रिस्क को मिनिमाइज करती है। जैसे अगर मैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लेती हूँ तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि मेरी एक्सीडेंट नहीं होगी, बट द थिंग इज दैट अगर मेरा इन केस एक्सीडेंट होता है तो मेरे एक्सीडेंट में होने वाला जो भी नुकसान है, मेरे पैर में फ्रैक्चर होता है, हाथ में ये होता है, या जो भी मुझे हॉस्पिटल में पैसा का खर्च होता है, वो खर्च इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट से जाएगा। मैंने सिर्फ ईएमआईज भरने हैं और इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा पैसा मुझे दे देगी। सेम वैसे यहाँ पे डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है कि कम से कम आपकी वो इंश्योरेंस डिपॉजिटेड अमाउंट 20,000 तक की होनी चाहिए, तभी आपकी अमाउंट इंश्योर्ड होगी, उससे कम बिल्कुल नहीं। आइए अगले और कुछ पॉइंट्स बचे हैं उन्हें भी देख लेते हैं। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग, द 12th वन, ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। चलिए क्रेडिट रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आ जाता है एवरी कंपनी हैज टू गेट क्रेडिट रेटिंग टू इट्स डिपॉजिट्स एंड इंक्लूड द रेटिंग ऑफ द सर्क्यूलर और एडवर्टाइजमेंट। The credit rating agencies consider the net worth of the company, liquidity position, ability to repay deposits on time, etc. If we'll talk about guys, credit rating. In short, it's a goodwill, it's a reputation, it's a name and fame of company and particular market. Now, obtain credit rating means what? कि किसी कंपनी की गुडविल कैसे डिसाइड होती है? वो डिसाइड होती है कि वो कंपनी लोगों के पैसे कैसे रीपे करती है, कैसे पैसा अर्न करती है, कितना उसका प्रॉफिट का रेशो है, लॉस का रेशो कितना है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट किसी भी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग डिसाइड की जाती है। चलिए अगला पॉइंट चेकआउट करते हैं। चलिए 13th वन, ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। चलिए अब कुछ कंपनीज क्या करती है कि ओपन डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट, इन अकाउंट्स के तहत क्या होता है, आपके पैसे रिजर्व होते हैं। रिजर्व मतलब एक साइड में सेव किए जाते हैं। सेव कब किए जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल कि कंपनी क्या करती है कि उसे कंपनी नोज कि उसे लोगों से जो पैसा लिया है वो नियर फ्यूचर बाई हुक और बाई क्रुक रीपे करना है। फिर कंपनी क्या करती है, इन पर्टिकुलर पैसों को वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में सेव करती है। उस अकाउंट से उन्हें इंटरेस्ट भी मिल जाता है, प्लस एक सिक्योरिटी होती है कि रीपेमेंट का पैसा मैंने कहीं तो भी साइड में सेव कर रखा है। चलिए अगला चेकआउट करते हैं, डिपॉजिट रिसीट। चलिए a company has to issue deposit receipt to the depositors within 21 days from the date of receipt of money. डिपॉजिट रिसीट की अगर मैं बात करूं तो within 20 days of receiving payment from depositors, company has to issue a deposit receipt. It's a acknowledgement या we can say it's a proof कि कंपनी के पास हमने पैसे दिए हैं, डिपॉजिट किया है, उसका एक प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। वही प्रूफ होता है डिपॉजिट रिसीट, जिसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन होता है कि कितने पैसे हमने ले रखे हैं। चलिए 15th वाला पॉइंट चेकआउट करते हैं, रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। चलिए a company has to maintain a separate register for deposits accepted or renewed at registered office. कंपनी क्या करती है कि जितने भी लोगों से पैसा ले रखा है उसे एक पर्टिकुलर रजिस्टर में मेंशन करके रखती है along with date, signature, time and everything, जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फ्रॉड्स या मिसलीडिंग्स कुछ ना हो जाए। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट की अगर मैं बात करती हूँ तो कंपनी हैज टू फाइल ऑन और बिफोर 30th June every year with the registrar of companies a return of deposit. The return gives details of deposits with the company on 31st March of that particular year. अगर मैं बात करती हूँ
हर साल की 30 जून को जितनी भी कंपनीज है उन्हें रजिस्ट्रार को जाके बताना होता है उनका रिटर्न वाला स्कीम कि वो किस प्रकार से पैसा रिटर्न करने वाले हैं, और फिर 31 मार्च को एवरी ईयर वो पैसा उन पर्टिकुलर अकाउंट्स में डल जाता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स बचे हैं इसके। नेक्स्ट, इंटरेस्ट। चलिए अगर मैं इंटरेस्ट की बात करती हूँ तो इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, अनसिक्योर्ड होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, ये सारे टाइप्स हम लोग देख चुके हैं। इन सभी के ऊपर डिफरेंट इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट सभी के ऊपर डिफरेंट प्रकार से चार्ज होता है। अब वो किस प्रकार से होगा, ये सारा आपको डिपॉजिट रिसीट बोल दीजिए या आपका शेयर सर्टिफिकेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट, very clearly the same is mentioned in that particular thing. Now let's have a look toward, we can say, the another point, which is right to alter the terms and condition. Right to alter the terms and conditions. चलिए देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एक पर्टिकुलर का राइट होता है कि आप चेंज कर सकते हो टर्म्स एंड कंडीशंस को। आइए देखते हैं कैसे। अ कंपनी कैन नॉट ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑल्टर द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ deposit trust deed and deposit insurance contract once the circular or advertisement is issued and deposits are accepted by the company. अगर हम लोग बात करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को बदलने की, तो ये कब बदले जा सकते हैं, जब तक डिपॉजिट रिसीट ना बनी हो, जब तक पूरी तरह से एक्नॉलेजमेंट रिसीट्स या वी कैन से प्रूफ्स डिपॉजिटर्स को ना दिए हो, तब उसमें चेंजेस हो सकते हैं। आफ्टर दैट तो कोई चांस ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चेकआउट करते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिस्क्लोज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए, a company has to disclose its financial statements by way of notes, the money received from the directors or relatives of directors in case of a private company. Disclose करना मतलब शो करना। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शो करती है, सारी कंपनीज नहीं करती है। प्राइवेट कंपनीज में ये चीज कंपलसरी हो जाती है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट देखते हैं आज का, पनिशमेंट्स। चलिए, as per the Companies Act, an officer of the company who is in default of the contravention of the provisions of the Act is punishable of fraud. The Maharashtra government has passed the Maharashtra Protection of Interest of Depositors in Financial Establishments Act 1999 to protect the interest of depositors. Companies in Maharashtra will be punished for contravening the provisions of this Act also. Okay guys, as I told you that some terms and conditions are there. If some company is not following that, तो उसके लिए कुछ पनिशमेंट है। महाराष्ट्र एक्ट के हिसाब से 1999 के हिसाब से एक पर्टिकुलर एक्ट है, उस एक्ट के द्वारा इन सभी लोगों को जो फ्रॉड करते हैं, मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं डिपॉजिटर्स को, उनके लिए एक पर्टिकुलर पनिशमेंट का पूरा एक्ट बना है और उसके तहत उन सबको पनिशमेंट दी जाती है। ओके गाइस, नाउ 5th लेसन इज ओवर हियर। आज यहाँ पे 5th लेसन फिनिश होता है। अगले लेक्चर से या वी कैन से अगले इसमें हम लोग 6th वाला लेसन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।